चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे यूनिट 3 जो है उसके कुछ डाउट्स थे आपके, उसको देख लेते हैं। 111 से 170 के बीच के कुछ डाउट्स थे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 113 जो है देखते हैं। तो देखिए यूनिट 3 उसके अंदर क्वेश्चन 113, प्लीज चेक दैट। क्या है 113? यहाँ पे देखा जाए तो 113 दैट इज ऑन द पेज नंबर 144। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है। चलो 113 की मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे 113 ऐसा है, इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर, पेज नंबर 144। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच S2 इज ओपन। आप लोगों के सामने फिगर है, इसलिए मैं यहाँ पे फिगर की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, फिगर भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। The galvanometer shows no deflection for small l is equals to L by 2. Small L by 2 है जब galvanometer deflection नहीं देता है तब। When the switch S2 is closed, मतलब यहाँ पे conditions apply। S2 जो है वो open है, अब S2 को आपने close किया। When S2 is a close, the galvanometer shows a no deflection for small l is equals to 5 by 12 L। ओके, ये L by 2 था, ये 5 by 12 L था। Internal resistance of a 6 volt cell and the EMF of the other battery are respectively dash and dash। तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ आइडिया आप लगाने का ट्राई करिए कि यहाँ पे कोई एफर्ट अगर आप डाल सकते हैं तो। ओके, जहाँ पे इंटरनेशंस का एक फॉर्मूला जो है वो आप लगा सकते हैं और इंटरनेशंस के ट्राई करिए कि कुछ आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। पुट योर लिटिल एफर्ट, शायद कुछ आपको आइडिया मिल जाए। वैसे यहाँ पे ये करने से पहले एक और पॉइंट मैं बता दूं, ताकि एक वोल्टेज दिया हुआ है, तो क्या आपको याद है E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। L1 दिया है, L2 दिया है, एक वोल्टेज दिया हुआ है, दूसरा वोल्टेज फाइंड करना है। क्या ट्राई कर सकते हैं? यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपको ग्रुप पता चल जाएगा, ताकि वोल्टेज में एक 8 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट वाले आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 कर दो। ये यहाँ पे L1 है, ये यहाँ पे L2 है। तो वहाँ पे वैल्यूज प्लेस करके कोई बता सकता है दूसरा EMF का वैल्यू है वो क्या आ सकता है? यस एनीवन? 2 ohm सर। नहीं, वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ पहले। वोल्ट हाँ, 12 वोल्ट सर। 12 वोल्ट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा तो हाँ। कौन से ऑप्शंस जो है वो वैलिड बन जाएंगे? बी एंड डी। बी एंड डी। हाँ, मतलब क्या, तो कि कोई भी एक फॉर्मूला आपके सामने होगा, अगर इंटरनेशंस निकाल दिया तो आपका काम एकदम से आसान हो जाएगा। ताकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैसे उसमें भी ग्रुप है, पर उसमें भी 2 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम है। तो वहाँ इंटरनेशंस करेंगे तो भी वोल्टेज निकालना पड़ेगा, पर वोल्टेज निकालने से बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे 12 वोल्ट आया, सॉरी हाँ 12 वोल्ट आया तो पता चल गया इधर बी और डी, और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है, उसको सिंपल तरीके से वैल्यू प्लेस करो, आपको इंटरनेशंस का वैल्यू है वो मिल सकता है, राइट? अब यही इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक सेम क्वेश्चन था जो मेरे ध्यान में आया था, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कुछ करना था। यस, क्वेश्चन नंबर वो आई थिंक था भी आपके डाउट में 120 122 122 नहीं, एक और क्वेश्चन था जिसमें सेम कॉन्सेप्ट था, फिर भी यहाँ पे डाउट में था। 143 आई थिंक है, हाँ यस। देखिए 143 है इधर। एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन 143।
क्वेश्चन 143 में ऐसा दिया है इन पोटेंशियोमीटर, यानी सीधा सीधा पोटेंशियोमीटर जो है, जैसे ही इन पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं तो पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला याद आ जाए तो आपका काम आसान। In potentiometer experiment, the balancing length with cell is 560 centimeter. When external resistance 10 ohm connected in parallel to the cell, the balancing length changes to 412 centimeter. Internal resistance of the cell in ohm. तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। L1 कितना लेंगे तो क्या पहले दिया है आई थिंक 560, नीचे दिया है 412 माइनस 1 इंटू आर दिया हुआ है 10। चलो चेक करिए, ये वैसे 12 फाइजा 60 और ये 12 है, और ये 560 और 412 है। आई थिंक कोई अप्रोक्सीमेशन से आंसर मिल सकता है, मतलब कोई एक नज़दीक वाली वैल्यू तो आप एटलीस्ट निकाल सकते हो। क्या आ सकता है इसका कैलकुलेशंस? थोड़ी कैलकुलेशंस को स्पीड में बनाने के लिए अभी मोमेंटली चाहो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ताकि यहाँ पे मुझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही देना था। 560 माइनस 412 कर दो तो भी चलेगा। So I think that will be 148 divided by 412 into 10, ऐसा कुछ आ जाएगा 3.59। हाँ ओके, तो ये यहाँ पे 560 माइनस 412 कर दिया, 148 डिवाइड बाई 412 इंटू 10। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 3.59 ऐसा आना चाहिए, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3.6, और वो है आपका ए ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन डाउट था वो मैंने करवा दिया, पर माय क्वेश्चन इज दैट कि ये क्वेश्चन डाउट में इसलिए नहीं होना चाहिए अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है वो पता हो तो आपका काम आसान हो सकता है, राइट? चलो ओके, आफ्टर 143 145 भी उसके साथ था, पर वो ले उससे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस में ही चले तो कोई रह ना जाए। 117 देखते हैं। देखो 117 जो था उसमें भी क्यों डाउट था वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चला। ओके 117 जस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई है जिसका 117 डाउट था? सो आई कैन 100% आइडेंटिफाई किया एग्जैक्टली क्यों और क्या डाउट था। यहाँ पे है जिसका 117 डाउट हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो। जस्ट पढ़ेंगे क्या है 117? Yes, sir. Two resistance wires on joining in parallel have a resultant resistance of 6 by 5 ohm. One of the wire breaks. एक सेकंड, यहाँ पे ये दो रेजिस्टर्स थे, राइट? एक को आर, एक को आर डैश, इसका आर इक्विवेलेंट 6 by 5, बरोबर? Yes. बाद में नेक्स्ट One of the wire breaks. ब्रेक यानी यहाँ से ये छूट गया, बरोबर? अब छूट गया तो कौन बचा? आर बचा। वन ऑफ द वायर ब्रेक यानी टूट गया। तो हाँ आगे पढ़े, वन ऑफ द वायर ब्रेक्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम। अब यहाँ पे क्या कहा तो क्या आर डैश निकल गया, तो ये जो टूटा हुआ है वो निकल गया, तो जो बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना है? तो क्या 2 ओम। पहले पैरेलल में था ना, अब तो कुछ पैरेलल में है ही नहीं, अब तो सिर्फ अकेला ही रेजिस्टर है, तो उसका वैल्यू क्या है? तो क्या 2 ओम है। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, 2 के साथ कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में होगा जिससे पैरेलल का वैल्यू 6 by 5 होगा। 2 इंटू क्या करेंगे तो 6, और 2 में क्या ऐड करेंगे तो 5। 3 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, सो दैट शोज कि अभी भी कहीं पे कोई लेकिंग है वो जा रहा है। ओके, जो सोच है, जो थिंकिंग है, वहीं कहीं पे हम
अभी भी मार खा रहा है। तो यहाँ पे सोचना ऐसा था, ब्रेक कर दिया, जो बचा वो 2 ओम, ताकि अकेला ही बचा। तो जो ब्रेक हुआ उसका वैल्यू क्या, तो कि उसका वैल्यू यार 3, सिंपल सी बात है, 2 3 6, 2 + 3 5, सीधा। ओके, किसी को ऐसा लग रहा है कि हाय हाय ऐसा कैसे पता चला, ओके कोई बात नहीं, r इंटू आर डैश, r प्लस आर डैश, 6/5 था, निकल गया, टूट गया, तो जो बचा वो सिर्फ 2 था, तो 2r डैश, 2 प्लस आर डैश, 6/5। तो ऐसे कैलकुलेशन करो, 5 2 10 r डैश, 2 6 12 प्लस 6 r डैश, 12, 10 minus 6, that is a 4, r dash is equals to 12, तो r dash is equals to 12/4, 4 3s are 12, आ गया 3 ओम। तो हाँ अब पता चल गया। ओके तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। चलो आफ्टर दैट 120, 120 ओके, देखो 120 जो है उसके लिए खुशी पढ़िए क्या कहा 120 नंबर के क्वेश्चन में और क्या क्या डेटा दिया गया है। Yes, sir. हाँ पढ़िए। The magnitude of the momentum of electron in a straight wire of copper of length 1 meter carrying a current of 16 ampere will be। ओके देखो जब भी कोई स्टूडेंट, आप अब घर पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ऑलवेज, जैसे हमने वो लैंग्वेज में पढ़ा है ना फिजिक्स को, कभी कभार आप लैंग्वेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। हम जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ऑलवेज वी आर यूजिंग पंक्चुएशन मार्क। कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। આપણે ને ગુજરાતીમાં ઘણી વાર એમ કહે કે પપ્પા મમ્મી આવી ગયા, पप्पा मम्मी आ गया। अगर आपका थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा है, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप ये दो स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। पहला स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट है कि पप्पा मम्मी आ गया, इट मीन्स वी आर इन्फॉर्मिंग देम। कोई है जिसको हम ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो पूछने वाले थे कि भाई पप्पा मम्मी आवे तो मैंने कहेजे, એટલે આપણે કીધું पप्पा मम्मी आ गया। दूसरा वाला, हमने हमारे घर पे भाई या बहन था, उसको फ़ोन करके शायद पूछा हो पप्पा मम्मी आ गया, मतलब क्या था कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क था। तो हम पूछने के बाद ऐसा नहीं लगाते हैं पप्पा मम्मी आ गया क्वेश्चन मार्क, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। पापा मम्मी आ गए फुल स्टॉप, ऐसा हम बोलते नहीं है। तो उसमें ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, व्हेन वी आर रीडिंग अ क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट हैबिट। अब देखिए फिजिक्स सिखाते सिखाते मुझे आपको काफ़ी कुछ सिखाना पड़ता है, बिकॉज हमारे दिमाग में फिजिक्स को लेकर जो मिसकॉन्सेप्ट्स परसेप्शंस वो इतने हाईफाई होते हैं कि मुझे बहुत बेसिक लेवल पे चले जाना पड़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्ट्रेट वायर, तो यहाँ पे वो मोमेंटम की शायद बात कर रहे हैं। नंबर 1, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, कैरिंग करंट, तो क्या आई दिया हुआ है 16 एम्पियर। तो अब क्या सोचना चाहिए, दिया क्या है और लाना क्या है? चलो कौन बताएगा, क्या दिया है और क्या लाना है? हेलो, क्या पूछा, क्या है फाइंड क्या? मोमेंटम। ओके चलो, मोमेंटम। मोमेंटम तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में कहीं नहीं देखा, फिर भी चलो कोई कहता है तो मोमेंटम के कौन से फॉर्मूला आपके दिमाग में है? mv। एमवी। ओके, यहाँ पे मास दिया हुआ है, या तो मास का कोई आइडिया ले सकते हैं क्वेश्चन से, यार मास तो ये ऑब्वियस ही होगा, ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई आइडिया? कॉपर। कॉपर। कॉपर का मास, क्या कॉपर का मास चलेगा? द मैग्नेट ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसका मोमेंटम मास है? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आइडिया लगाना पड़ता है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ अ कॉपर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 16 एम्पियर। चलो पहला रास्ता, मास इनटू वेलोसिटी है, मास का कोई टेंशन नहीं है, नहीं दिया था फिर भी पता चलना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए। यहाँ पता चलना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, या तो क्या होता है। तो इसके लिए आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। चलो बताइए क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 9.1 into 10 raised to minus 31।
करेक्ट है। तो अब किसके बारे में सोचना हुआ? अगर मुझे v मिल गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म, राइट? तो वेलोसिटी का, अब मास का तो दिया नहीं था, फिर भी मास के साथ हो गया। अब वेलोसिटी का रिलेशन लेंथ और करंट के साथ सोचना है। तो इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी आती है, करंट का कोई फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी आती है, ऐसा कनेक्शन सोच सकते हो तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नावेद वाला सर। चलो I इज इक्वल टू नावेद NEAVD, चलो तो वहां पे वेलोसिटी मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू I बाय NEA मिला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो चलो यहाँ पे यूज हो गया। तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे लिए MEINEA ऐसा यूज हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, वो मुझे पता है, I का यूज हो गया, वेरी गुड। बट स्मॉल n दिया नहीं है, स्मॉल ई का टेंशन नहीं है, वो तो क्या ले लेंगे आप? 1.6 into 10⁻⁻⁹ पर ना तो स्मॉल n दिया हुआ है ना तो एरिया दिया हुआ है, तो अभी भी जो दिया है उसका यूज नहीं हुआ है, और जो यूज हो रहा है वो वैल्यू दिया नहीं है। तो अब थोड़ा सा और आइडिया सोचना पड़ेगा, बताइए और क्या सोच सकते हैं? लेंथ का यूज करना है पर लेंथ कहीं फॉर्मूला में नहीं आया, एरिया तो आया पर एरिया का वैल्यू क्या डालेंगे वो नहीं बताया। सर एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम होता है ना, तो सर एरिया से कुछ कट शॉर्ट करके। यस, तो वहां से आप ऐसा आइडिया ले सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने, तो पूरे कॉपर वायर में लेने हैं। तो नंबर डेंसिटी, तो एक का मोमेंटम इतना, तो n का कितना, तो क्या n इंटू ME I, और नंबर डेंसिटी यानी जो स्मॉल n है। अब यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग तरीके से सोच सकते हो कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू लेंथ, E इंटू A। तो अब देखिए n कैंसल, एरिया एरिया कैंसल। तो अब मेरे लिए मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला बना, तो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू करंट इंटू लेंथ डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लेंथ तो 1 मीटर है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय करंट 16 डिवाइड बाय 1.6 10⁻19। कि कितना आसान होगा, यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे 1.6 दिया है, इसको 16 कर दो। अगर इसको 16 करना हो तो इधर कितनी पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो -20 होगी कि -18 हो जाएगी दोस्त। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻18 हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर 9.1 और ये हो जाएगा 18, और वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 18 पावर प्लस और 31 माइनस, तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शंस 9.1 या तो 91 वाला एक ही है, और वो है डी ऑप्शन। तो मेरा आंसर 91 इंटू 10⁻12 ही होना चाहिए। इतनी बड़ी वैल्यू थी तो भी आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया, क्यों, तो कि यही होता है जिसको हम कहते हैं थॉट पैटर्न। ओके, वैसे जनरली हम बेसिक अपनी रेगुलर लाइफ में सब लोग यही यूज करते हैं, यही फंडा, यही सोचने का तरीका। अभी सब कुछ बंद था तो क्या आप और हम बैठे रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसा हुआ? तो कि नहीं कर सकते ऐसा, हमें क्या सोचना पड़ता है, तो कि आपके पास क्या है, ओके आप क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और आपको चाहिए क्या। ओके, आप में से काफ़ी लोगों ने बायजूस का सब्सक्रिप्शन लिया, काफ़ी लोगों ने वेदांतु का सब्सक्रिप्शन लिया, काफ़ी लोगों ने वो फिज़िक्स वाला है उसकी हेल्प ली, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया, काफ़ी कुछ पढ़ा। क्यों, तो कि यही आइडिया लगाना था कि दिस इज़ द सिचुएशन और हम क्या कर सकते हैं, तो कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं।
उसमें से शायद कुछ सीखा, नहीं सीखा, किसी किसी ने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिया, बाद में उसमें कुछ नहीं किया। ओके, सब लोगों को ये लगा कि हाय हाय हम रह जाएंगे, हाय हाय हम रह जाएंगे, हमारा छूट जाएगा, हमारा रह जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। किससे पीछे रह जाओगे? आपके आगे कोई है, पता है आपको कि नहीं? पता तो नहीं है, पर ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। क्यों? तो कि हम रह गए, रह गए, रह गए। एक मज़ेदार चीज़ मैंने सुनी थी कि जब हिरन के पीछे शेर भागता है ना, तो शेर उसको खा ही जाता है। पर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो हिरन बहुत स्पीड में भाग सकता है, फिर भी वो शेर के हाथों क्यों मारा जाता है? ताकि वो हर वक्त भागते भागते पीछे चेक करता है कि शेर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और वो उसके डर की वजह से वो फोकस कर ही नहीं पाता है अपनी स्पीड के ऊपर। और शेर भूखा है, इसलिए उसका फोकस सिर्फ उसी के ऊपर है कि यही है जिससे मेरी भूख जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। ओके, अगर हिरन सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए भागता ना, तो कोई शेर की मजाल नहीं उसको पकड़ पाता। बट दे हैव टू ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ओके, अगर हिरन इतना ही पास भाग लेता तो शेर को खाने के लिए कुदरत क्या देता? ओके, ये उसका लॉ है, नेचर्स लॉ है। तो फिजिक्स भी वही समझाता है। अभी वो कौन थे अपने, डी ब्रोगली। ओके, उसने वही तो कहा था, लॉ ऑफ नेचर। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, पर हम कनेक्ट नहीं कर पाते। हम कनेक्ट कैसे कर देते हैं? तो कि वो गड़बड़ 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 घुटाड़ो, हम कहते हैं कि सब कनेक्टेड है। ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली परफेक्टली कनेक्ट करो, हर एक चीज़ का कनेक्शन मिल सकता है आपको। चलो, आफ्टर दैट 122 क्वेश्चन। 122 क्या है? 122, चलो फिर से 122 जो है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत सेम आइडिया है 122 में, इसी के जैसा है। तो देखिए 122 में आप क्या कर सकते हैं। 122 पढ़िए ऋषि, क्या कर सकते हैं? बताते जाइए क्या क्या डेटा दिया हुआ है और उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। सर करंट की वैल्यू दी है 16 एम्पियर। ओके, फिर सर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर लेंथ दिया है 1 मीटर। ओके, डेंसिटी दिया है 5 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। डेंसिटी दिया है 5 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। ओके, और एटॉमिक वेट 60 दिया है सर। डब्ल्यू या तो उसको मैं स्मॉल एम कह दूँ। ओके, वो दिया हुआ है कितना? 60 60 क्या होगा? kg होगा सर। 60 केजी होता है एटॉमिक वेट। सर AMU में होता म्यू म्यू आपने देखा होगा ना काफी बार केमिस्ट्री में, एटॉमिक वेट तो आपने देखा ही होगा। यस सर। हाँ, तो क्या वो 60 होता है? 60 किलोग्राम होता है क्या? नहीं सर, AMU। हाँ, तो उसको अगर मुझे किलोग्राम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? तो ऐसा सोचने का कि यार ये क्या हो सकता है, उसके लिए आपको एक बेसिक लॉजिक, एक बेसिक आइडिया लगाने का ट्राई करना है। ओके, तो केजी रुक नहीं मोल जाना मोल। है। हाँ, एटॉमिक वेट हो कितना हो सकता है उसके बारे में सोचिए, उसके हिसाब से आइडिया लगाइए, तो आपका काम है वो आसान हो सकता है। तो 60 × 10⁻³ kg। ओके, ऐसा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एटॉमिक वेट है तो ग्राम पर मोल ऐसा होता है, राइट? ऐसा कुछ कुछ आपको याद हो सकता है। पर यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मैंने कहा तो आपने सिर्फ वैल्यूज देखी, पर क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा कि क्या फाइंड करना है? आपने पूरा क्वेश्चन बताया, पर आपने यही तो नहीं बताया कि फाइंड क्या करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है सर। हाँ, सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। जनरली हमारी यही टेंडेंसी होती है कि मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो तो वैल्यू बताओ, तो आपने सिर्फ वैल्यू बताई तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन भी पढ़ना है, वैल्यू भी बतानी है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई करते जाना है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या फाइंड करना है।
अब एज पर दिस डेटा अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, आई थिंक आपको बहुत क्लियर कट आइडिया आ सकता है। जिसका डाउट हो, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या डाउट कैसा था, बट फिर भी हम उसको ट्राई कर सकते हैं। चलो यस टेल मी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I फाइंड is करना equal to Navid, sir. है। I इज इक्वल्स टू एन, ये भी यहाँ पे काम करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, I दिया है, एन ई ए दिया हुआ है, I है, E है, A है, करंट गिवन, एरिया गिवन, पर स्मॉल एन तो नहीं दिया हुआ है, तो स्मॉल एन कैसे मिलेगा? तो क्या डेंसिटी दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, पर उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। तो स्मॉल एन का इसके साथ क्या कनेक्शन है? अगर ऐसा सोच पाते हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको So याद हो तो small n is equal to Avogadro number into density by atomic mass. हाँ, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, ऐसा सोच सकते हैं तो आपका काम आसान है। वहां पे ऐसा कहा जाता है एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू, या तो उसको कहा जाता है ना 1 मोल। एटॉमिक वेट मतलब क्या होता है? 1 मोल वैल्यू। तो ऐसा समझा जाता है 60 इंटू 10⁻⁻³ यानी एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 10⁻20। 23. अब यहाँ पे यार ये तो मास है, ये तो डेंसिटी है, तो मास का डेंसिटी के साथ थोड़ी ना कनेक्शन, उसका क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी ना ऐसा कंपैरिजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी है उसको भी ऐसा बनाया जाता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम से भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी इफेक्ट नहीं होता है। उस रीजन से मैं यहाँ पे 10 × 3 ले सकता हूँ। बाकी काफी लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो डेंसिटी था, डेंसिटी कहाँ से आ गया, ये तो मास था, तो ऐसा थोड़ी ना उल्टा पुल्टा चल सकता है। तो भाई उल्टा पुल्टा लिया ही नहीं है, पर जब ये लिखते हैं तब वो अंडरस्टैंडिंग होता है। 60 इंटू 10⁻³ मास पर यूनिट मोल या तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा हमको यूनिट समझे। यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है वो मास बन जाता है। और उस बेसिस पे आपको नंबर डेंसिटी जो है वो उसका आइडिया आ सकता है। बस यहाँ पे हो गया किस्सा खत्म। 16m का मतलब क्या करेंगे, तो कि 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 5 10⁻3, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻², 1.6 10⁻19 एंड एरिया 10⁻6। अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी वैल्यू का यूज हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 जैसा है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 5 है यानी 1/5 2 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो तो 122 है, वहां पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई आंसर है? और देखा जाए तो 10⁻³ 10⁻³ सभी में पावर कॉमन है यहाँ। तो यहाँ पे बिना कैलकुलेशन से ही पता चल गया कि इसका आंसर 2 इंटू 10⁻³ ऑलमोस्ट होना चाहिए। ऐसे कैसे पता चल गया? ओके, आइडिया ऐसे लगाया जा सकता है। ओके, तो एग्जाम में आप ध्यान रखो या ना रखो, सामने वाला आपका ध्यान जरूर रखता है। ओके, किस तरह से वो आपका ध्यान रखता है, क्योंकि उसको भी पता है आपको कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर करनी है, पर क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हो, वो चेक करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10⁻² है, ये 10⁻³ है, 23 है, ये 19 और 6 है। 19 और 6 कितना होता है भाई? हेलो, 19 और 6 कितना होता है? -19 -6 25 होता है। 25. चलो, -25 होता है, और यहाँ पे कितना है? +26 है। तो कितनी पावर बची? 10 की एक पावर बची, वो 10 मैंने इसको दे दिया तो 16 हो गया। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो कि बचता है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻², यहाँ पे 6.023 इंटू
5 इतना बचता है। 6.023 एंड 6 इज ऑलमोस्ट सेम, इसको भी मैंने कट कर दिया, ये बचता है 1.1 डिवाइड बाय 5 10⁻²। 1 divided by 5, that is a 0.2 into 10⁻². So my answer is ready, 2 into 10⁻3. देखो है 2 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कैलकुलेशंस है उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जनरली कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना ही सीखना चाहिए आपको। चलो आफ्टर दैट 139 बाकी है बीच में। 139 देखो 139 ऐसा है, थियोरेटिकल मतलब क्वेश्चन है। We are able to obtain the fairly large current in a conductor because हमें ज़्यादातर obtained fairly large current in the conductor because the electron drift speed is usually very large, the number density of free electrons is very high, and this can compensate for the low value of the electron drift speed and the very small magnitude of the electron charge. The number density of free electrons as well as the electron drift speeds are very large, and this compensate for the very small magnitude of the electron charge. ऐसे क्वेश्चन में मेरा तो एक ही ऐसा पॉइंट होता है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अगर नहीं पता हो, सॉल्यूशन देखा तो पूरा एक्सपेरिमेंट दिमाग में सेट करने का कि ओके ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ होता होगा। ओके हो सकता है कि वो पॉइंट आपको ना पता हो, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा क्वेश्चन हो डाउट में होना चाहिए, फिर भी है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो माय पॉइंट इज नॉट दैट कि आपके डाउट नहीं होनी चाहिए, पर डाउट का भी एक थोड़ा सा क्वालिटी होना चाहिए, आप उसका ध्यान रखिए। आप तो बताएंगे वो तो मैं करवाऊंगा ताकि वही मेरा काम है, बट इससे दिमाग में एक मिस कॉन्सेप्ट जो है वो एंटर हो जाता है आपके। क्या तो कि यार ये कैसे आया नहीं पता चला। ओके फाइन, तो आप क्यों ना ऐसा समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को कि अगर कोई ऐसा कहता है कि अगर कोई कंडक्टर में हमें वी आर एबल टू ऑब्टेन फेयरली लार्ज करंट इन अ कंडक्टर, अगर मान लो ये कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता कि कोई भी कंडक्टर के अंदर हमें अच्छा सा करंट जो है वो मिल सकता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि चारों पॉइंट पढ़कर मान लो हमें नहीं पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, या तो कौन सा पॉइंट उसने बताया कि नंबर डेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो आपने उसको चेक किया कि यार ये है। ओके एक कंडक्टर देखो, कंडक्टर का एरिया छोटा करो बड़ा करो, करंट डेंसिटी चेक करो, वहाँ पे करंट जो है वो सेम तरीके से फ्लो होता है, वो कॉन्सेप्ट को चेक करो। अगर इतना सब कुछ पता हो तो अपने आप वही चीज क्लिक कर जाती है, क्लिक करनी चाहिए। यहाँ पे वैसे ऐसा कहा जा सकता है कि ऑब्टेन फेयरली लार्ज करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर में इसलिए करंट है वो ज्यादा फ्लो करता है, उसका रीजन यहाँ पे हमने पढ़ा उसमें आ गया था। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई and this can compensate for the low value of electron drift speed and the very small magnitude of the electron charge. सिंपल सी बात है। ओके क्या कभी आपने देखा इसको, मैं ऐसे मुझे अजीब से एग्जांपल्स दिमाग में आते हैं, पर अब क्या करूं। ओके आई कैन जस्ट ट्राई टू कंपेयर द सिचुएशंस विथ योर डे टू डे लाइफ। आप कभी भी ये एसजी हाईवे पे निकलते हो तो वहां पे ब्रिज बनाते रहते हैं। व्हाई दे आर मेकिंग ब्रिजेस? फ्री है इसलिए वो लोग, कि पैसा है उन लोगों के पास इसलिए ब्रिज बनाते रहते हैं। व्हाई दे आर मेकिंग ब्रिजेस? हेलो ट्रैफिक कंट्रोल जी हो जाए तो। ट्रैफिक को आप नंबर चार्ज डेंसिटी समझो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो, वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो जाएगा। क्यों इजीली हो जाएगा? तो कि ब्रिज की वजह से करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मिनिमाइज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी मिनिमाइज हो गई तो करंट का फ्लो इजीली देखने को मिलेगा। अभी आप हाईवे पे जाते हो तो ट्रैफिक होता है, आप उसी के अंदर फंसे रहते हो। अगर वहाँ पे बड़े रास्ते हो जाएंगे, रास्ते बड़े हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी हो जाएगा। तो अगर आप उसको फिर से कनेक्ट करो, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई, ठीक बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस कैन कॉम्पनसेट फॉर द लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, मतलब उस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग है
एक दूसरे के साथ टकराने वाला हिस्सा जो है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड एंड द वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब क्या, तो कि वहाँ पे प्रॉपरली फ्लो करवाने के लिए अगर आप ऐसा देखने जाओ तो कोई भी छोटा सा गांव हो जहाँ पे नंबर्स ऑफ पीपल ही कम हो, तो क्या वहाँ पे ऐसे ब्रिजेस वगैरह बनाने की, ये ट्रैफिक पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत रहेगी क्या? अगर कहीं गांव में जाते हो तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी है लगाना पड़ता है, तो क्या नहीं लगाना पड़ता? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई ट्रैफिक ही नहीं होता है। पर यहाँ पे करंट के लिए दो चीज़ों का ज़रूरी होता है। एक होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको समझते हैं। तो करंट ज़्यादा मिल सकता है, उसके कुछ रीजंस, उसमें नंबर डेंसिटी जोड़ दिया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, तो काम उसका खत्म हो सकता है। ओके, फ्लो कैसे होता है वो यहाँ पे चेक करना है। अब देखो 145 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे ऐसा पूछा, एन आइडेंटिकल सेल्स, ओके, वहां पे एन आइडेंटिकल सेल्स लिए हुए हैं, each of EMF E and interaction small are joined in the series। तो यहाँ पे सेल्स वाला किससे याद करें, सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल याद है क्या आपको? सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल, अगर सेल्स इन सीरीज हो तो टोटल EMF कैसे मिलता है? एडिशन ऑफ ऑल EMF। और उसका इंटरेक्शन कैसे होता है? सिंपल रेजिस्टेंस जैसे। मतलब उसको सिंपली ऐड करना है ना। हाँ। पर उसने ऐसा कहा फॉर्म ए क्लोज सर्किट, तो वहां पे वो NE और NR बन सकता है। But one cell is joined with the reverse polarity, the potential difference across each cell except A। यानी क्या, क्योंकि सब लोग ऐड ही हो रहे थे। नहीं, हमारे ग्रुप में, हमारी सोसाइटी में ऐसा सब कुछ होता है। 12 ब्लॉक है, उसमें एक बंदा तो उल्टा होता ही होता है। हमारे स्कूल में 10 लोग चाहते कि हम ये करें, पर एक तो इंसान होता ही है, एक टीचर ऐसे मिल ही जाते हैं जिसको किसी में कुछ मजा ही नहीं होता है। ओके, तो वहां पे हम उसको समझते हैं कि आ, आपने पढ़ा था शायद चैप्टर 3 के अंदर ही, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, हेल्पिंग कंडीशन एंड अपोजिंग कंडीशन। तो ये उसी का किस्सा हो गया। तो हेल्पिंग है, उसमें एक कम कर दो तो टोटल EMF ये हो गया, दूसरा उससे उल्टा है, इसलिए वहां से सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्शन देना पड़ेगा? तो क्या ऐसा भाई क्वेश्चन हम देख चुके थे, यहाँ पे ये बैटरी है और ये बैटरी उल्टा है। अगर ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट होता है तो 10 + 4 होगा, ताकि वो एडिशन है, सीरीज में जा रहा है। तो 14 में से ये उल्टा गया, यानी 14 - 5, यानी टोटल कंबाइंड वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 9 वोल्ट हो जाएगा। पर रेजिस्टेंस का तो क्या सीरीज ही काउंट होता है, तो क्या सीरीज ही काउंट होता है, बस खत्म हो गई बात। तो ये यहाँ पे अगर हम ऐसा फाइंड करें तो ऐसा ही कहा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, यहाँ पे ये टोटल EMF हो गया V/R, I = V/R। तो देखो ये टोटल करंट हो जाएगा, यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, N - 1 बाय NR, ये करंट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V = E - IR, ऐसा कह सकते हैं। तो ये E एज इट इज, I की जगह पे ये -1 N - 2 बाय NR इंटू R, RR कैंसल, NE मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो NE माइनस NE माइनस प्लस 2E बाय N, NE यानी कैंसिल, 2E/N, ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये जो था वो था आपका 145 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देखो 148, क्या कर सकते हैं 148 में? 148 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ओके, ये एग्जैक्ट क्या यही क्वेश्चन आपको नोट्स में मिला हुआ है, देखिएगा। In the circuit shown in the figure, heat produced in the 5 ohm resistors due to the current flowing through it 10 calorie per second. The heat is generated in the 4 ohm
यहाँ पे आप याद करिए दो पैरेलल रेजिस्टेंस, दो पैरेलल कॉम्बिनेशंस और मुझे करंट फाइंड करना हो, याद करिए ऐसा एक फॉर्मूला मैंने बताया था करंट का, आमने सामने वाली ब्रांच का। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे ऊपर के जो ब्रांच है ना उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, 4 + 6 10 ओम, नीचे भी है 10 ओम, सॉरी 5 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? 10/3। 10 5 ज़ा 50, ये यहाँ पे 15। ओके, तो सीधी सीधी बात कर सकते हैं आप, 5 10 ज़ा 5 3 ज़ा, दैट्स 10/3 ओम। पर ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। यस, इसको I कह दो, इसको आप I1 या इसको I1 और इसको I2 कह दो। तो देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द हीट प्रोड्यूस इन द 5 ohm resistor ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 10 कैलोरी पर सेकंड। यानी नीचे वाले में से कितना हीट फ्लो कर रहा है वो हमें बता दिया गया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ H2 इज इक्वल्स टू I²R। अब हीट दिया हुआ है 10 कैलोरी पर सेकंड, I2 नहीं पता है पर R मुझे पता है, 10/5 यानी क्या हो जाएगा? 2। तो I2 का स्क्वायर, अगर I2 मैं यहाँ पे कह दूँ तो √2 हो जाएगा। हेलो, यस सर। अब मुझे यहाँ पे I2 मिल चुका है, तो V इज इक्वल्स टू I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2 कह सकता हूँ। यस सर। तो I1 मुझे कैसे मिल सकता है, I2 कितना है, तो फिर √2 कितना था, R नीचे वाला था कि 5, R1 नीचे आ जाएगा यानी ये R1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा, तो यहाँ से ये 5 2 ज़ा हो जाएगा, बरोबर। तो √2/2 यानी कितना करंट जाएगा? 1/√2। अगर ये 1/√2 I1 हो जाए तो क्या अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर 4 और 6 जो भी है सर दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, हाँ या ना? सीरीज में है ना 4 और 6, यस सर। तो Yes, हीट sir. डिसिपेटेड इन 4, तो उसके लिए मैं हीट की बात करूँ H1 डैश कह दूँ ताकि वहाँ पे 4 और 6 दोनों है पर करंट तो सेम जाएगा, तो I1² R और उसको भी मैं R डैश कह दूँ R1, तो I1² यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और कौन सा लेना है आपको, रेजिस्टेंस 4, तो देखो क्या आंसर आ गया, 2. 2 कैलोरी पर सेकंड। अगर इसी क्वेश्चन में मैं 4 की बजाय 6 कर देता तो क्या आंसर आता आपका? 3. यस, सीधी सी बात, वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो 4 की बजाय 6 हो जाता, पर करंट तो 1/√2 का ही स्क्वायर यानी 1/2 ही होता, सो दैट विल बी 6/2, सो योर आंसर विल बी 3। आ रही कुछ बात समझ में? Yes, sir. तो थोड़ा सा आइडिया लगाते जाइए। 153 देखिए क्या कर सकते हैं 153 में। क्वेश्चन 153 है, वहां पे आइडिया मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सा लगाना था कि इन द सर्किट P इज नॉट इक्वल टू R। व्हिटस्टन ब्रिज जैसा हो तो भी उसमें P और R सेम हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। रीडिंग ऑफ द गैलोमीटर इज द सेम विद द स्विच एज ओपन और क्लोज, तो ये कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आप स्विच ऑन करो या ऑफ करो गैल्वेनोमीटर जीरो अच्छा सब कुछ बंद है तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, बंद है तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। अगर वो बैलेंस कंडीशन में होगा तो भी गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, 0। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि जहां गैल्वेनोमीटर है तो स्विच ऐसी जगह पे है कि वहां गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में ही है। अब बैलेंस कंडीशन में है तो जो करंट आर से फ्लो कर रहा है तो स्विच जैसा कुछ है ही नहीं, सीधा करंट कहाँ पास हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो जाएगा।
तो जो करंट रेजिस्ट आर वैल्यू में से पास होता है वही करंट आईजी में से पास होना चाहिए। ये बेसिक और सिंपल लॉजिक मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई हाईफाई चीज आपको नहीं सोचनी थी। 153 में अब यहाँ पे 161 की बात करता हूँ। 161 ठीक है, चलो 161। अब देखो 161 है ना, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें डाउट जैसा क्या होता है। three resistance of equal value are arranged in the different combinations as shown below. Arrange them in increasing order of power. क्या है पावर का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ? पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। पावर इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर और पावर इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ सकता है कि प्रोपोर्शनल टू आर लो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लो। तो याद करिए हमने कुछ कुछ किस्से पढ़े हुए हैं और उसके हिसाब से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप हीट की बात करो ना, तो हीट का फॉर्मूला क्या है पता है? अभी जस्ट लिखा था मैंने, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। ओके, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ले दो तो वो पावर बन जाता है। तो उसी बेस पे अगर मान लो आपको कंफ्यूजन होता हो ना कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लूँ या इनवर्स प्रोपोर्शन लूँ, तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है ऐसा मुझे बताना है, तो चलो फटाफट ये बताते जाइए। R1, R2, R3 और R4 चार अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। पहली फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या? 3R। दूसरे का क्या? दूसरी फिगर में दो सीरीज एक पैरेलल, 2/3R। 2R/3। तीसरे का क्या? R/3। चौथे का क्या? 3R/2। चलो अगर इसको मैं ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो सबसे बड़ा कौन? 3R। यानी R1 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन? 3R/2। 3R/2 इज ग्रेटर देन R4। उससे छोटा कौन? 2R/3। 2R/3। सबसे छोटा कौन? R/3। अगर मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्ट रिलेशन में है तो 1 4 2 3 ऑर्डर होना चाहिए। ओके, R1, R4, R2, R3 को मैंने 1 4 2 3 मान लो ऐसे मैंने ऑर्डर लिया। हाँ, तो पावर का रिलेशन 1 4 2 3 के ऑर्डर में होना चाहिए। पर यहाँ पे देखने जाओ तो सभी के ऑर्डर जंबल किए हुए हैं। 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। ओके, तो देखा जाए तो 3 लास्ट में है तो क्या है? 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 तो क्या यार 3 2 4 1 तो है ही। यहाँ पे पूछा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, तो ये मैंने रेजिस्टेंस कैसे ऑर्डर में रखा था? इंक्रीजिंग। नहीं, रेजिस्टेंस कैसे ऑर्डर में रखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होता 3 2 4 2 1 4 1। ऐसा होता। हाँ यस। सर। अच्छा, अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन होता तो पहला ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है। ओके, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 4, 4 से छोटा 1। अगर इनवर्स रिलेशन होता तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट हो रहा है? देखो तो, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर सबसे कम, यानी R1 सबसे कम हो। R1 सी सब वाला सर। वहां पे तो सबसे कम 1 वाला। ओके, 1 4 3 2 ऐसा ऑर्डर जा रहा है ना? हाँ सर। કમ્પ્લીટલી સેટ ऑर्डर નથી गलत થતું आ સર. रहा है। आपको પાછળના सिर्फ બે ઊંધા આવે છે. हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपने इस ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 2 4 1 होना चाहिए तो आपका काम आसान हो जाता और आपका जो कंफ्यूजन है ना डायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन, उसका भी आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाता।
सबसे पहले रेजिस्टेंस के रिलेशंस फाइंड करते और उसके बाद अब बाकी का काम कर देते, तो आपका आंसर है वो जल्दी जल्दी आपको पता चल जाता है। ओके, यहाँ पे पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, उसी से आपको ये मिल सकता था। 162 जो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, वो सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। वैसे वो विस्टन ब्रिज जैसा होता है, पर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। 166 जो है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था। If a steady current is flowing through a cylindrical element ABC, choose the correct relationship. VAB is equals to twice VBC, तो AB देखना है और BC देखना है। Power across BC is a 4 times the power across AB, तो पावर का फॉर्मूला लगाना है, वोल्टेज चेक करना है, करंट डेंसिटी यानी J, और इलेक्ट्रिकल फील्ड तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर आर, करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A, and electric field due to current inside AB and BC are equal। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे करंट फ्लो करता है तो V इज इक्वल्स टू आई आर और V इज इक्वल्स टू ई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है V बाई डी। तो चारों क्वांटिटी को कंपेयर करने के बाद ही आपको पता चलता कौन सा फॉर्मूला सही हो सकता है। ओके, और 167 है, वहां पे ऊपर 2 कैपेसिटर है, नीचे 2 रेजिस्टर्स है और नीचे टोटल वोल्टेज दिया है। आई सजेस्ट 166 एंड 167 आप फिर से उसी जिसका भी डाउट है, ओके, आप उसको फिर से एक बार कैलकुलेशंस देखिए और कैलकुलेशंस में नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आता होगा तो आप 166 सॉल्व कर पाओगे। और 167 तभी सॉल्व हो जाएगा जब आप 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, उसके नीचे टोटल वोल्टेज दिया हुआ है तो इंडिविजुअल चार्ज का वैल्यू, और उसके हिसाब से जो यहाँ पे चार्ज फ्लो पूछा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द वाई टू एक्स, उसका रिलेशन आपको मिल सकता है। सो आई इंसिस्ट कि आप इसकी कैलकुलेशंस को देखिए तो ये आपको पता डेफिनेटली चलेगा। ओके, चैप्टर 4 को लेकर कुछ बातें मुझे बतानी है। आई थिंक हमने लास्ट टाइम कुछ आपको होमवर्क में दिया था, वो देख लेते हैं क्या क्या था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलास्ट्रेशन दिए थे, 157 158 159 क्वेश्चंस दिए हुए थे और ये टेस्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ था। ओके, तो आज जो है वो होमवर्क यूनिट 4 क्वेश्चन 1 2, वैसे ये क्वेश्चन जो है ट्राई करिएगा ताकि इसमें भी चैप्टर 3 की तरह मुझे एक्स्ट्रा काफ़ी सारे पॉइंट का डिस्कशन करना है। इसमें पहले मैं आपको इंसिस्ट कर दूं कि आप होमवर्क में इलास्ट्रेशन 6 और 7 ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद आएंगे जो हमने चैप्टर 11 के टाइम पे डिस्कस किए। थोड़ा सा इसके लिए आप साइक्लोट्रॉन को रिवाइज करिएगा, शायद आपने फॉर्मूला लिखे होंगे तो साइक्लोट्रॉन रिवाइज हुआ होगा आपका। यहाँ लिखने के लिए कौन कौन से पेजेस मैंने दिए थे? 157, 158 and 159। ओके, अब इसमें 175। ओके, इसमें अब 2 पेजेस और ऐड कर दीजिए, 176 सॉरी हाँ 176 177 एंड 178, ये 3 पेजेस और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है
1 to 50। ओके, और इस संडे को टेस्ट रख देते हैं यूनिट, चलो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, यूनिट 1 2 रखना है या 1 2 3 रखना है। मैं देख लेता हूँ कौन सा है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज कर देता हूँ। तो अभी लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर?